तो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा फोर्थ प्रोसेस से। हमने अभी तक हमारा जो जीन था, डिज़ायर जीन, उसको आइसोलेट भी कर लिया था, ठीक है। और फिर उसको हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से रन करके जो फ्रेगमेंट्स थी वो भी हमने निकाल ली थी। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जो हमारा डिज़ायर जीन था जो हमको मिला है उसको हम पीसीआर मशीन में डालेंगे और उसका पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम टेस्ट ट्यूब यूज़ करते हैं जिसका नाम होता है एपेंड्रॉफ ट्यूब। तो ये यहाँ पे यूज़ की जाती है, इसके अंदर हम उसको डालते हैं, देन उसे पीसीआर मशीन होती है उसमें पुट कर देते हैं। तो इसमें 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले डिनेचुरेशन होता है, फिर एनिलिंग होता है जिसको हम हाइब्रिडाइजेशन भी बोल देते हैं, एंड द थर्ड इज एक्सटेंशन। तो जो ये डिनेचुरेशन होता है टेम्परेचर 90 to 95 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होता है, जहाँ पे हमारे डिज़ायर जीन की अनवाइंडिंग हो जाती है, मतलब वो ओपन हो जाता है, ठीक है। तो एंड सेकेंड पार्ट में एनिलिंग में क्या होता है, ये होता है 46 से 56 डिग्री टेम्परेचर में, जहाँ पे हम क्या करते हैं आरएनए प्राइमर्स को अटैच करते हैं। तो ये हमारा जो जीन डीएनए था जो अनवाइंड हो चुका है, अब हम यहाँ पे ना प्राइमर अटैच कर देंगे ऐसे। तो यहाँ पे हम प्राइमर्स अटैच कर देंगे ऐसे, ठीक है। एक्सटेंशन में क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम डीएनए पॉलीमरेज का यूज़ करेंगे। तो डीएनए पॉलीमरेज का यूज़ करके, और दूसरा होता है डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड का भी यूज़ किया जाता है। इसके बिना एक्सटेंशन कैसे होगा। तो ये 3 चीज़ें लगती हैं, एक आरएनए प्राइमर, एक डीएनए पॉलीमरेज, और एक जो होता है वो है डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स का यूज़ होता है। आरएनए प्राइमर जो होता है वो 3 to 5 डायरेक्शन में लगता है, ठीक है, याद रखना। और जो डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड है वो 5 to 3 डायरेक्शन में लगता है। तो अगर ये 5 है तो यहाँ पे 3, तो ये तो लगेगा आरएनए, ठीक है। और ये जो लगेगा जो डीएनटीज होते हैं हमारे, वो 5 to 3 डायरेक्शन में लगते हैं, ठीक। अब इसमें एक बात याद रखनी है, टेम्परेचर याद रखना, एक्सटेंशन होता है 70 to 73 डिग्री सेल्सियस में। अब ये जो टेम्परेचर ये बहुत हाई होता है, तो हाई है तो हमें डीएनए पॉलीमरेज भी ऐसा चाहिए जो इतने हाई डिग्री टेम्परेचर पे सरवाइव कर जाए। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हमारे पास 3 होते हैं। एक टेक पॉलीमरेज होता है, ठीक। एक होता है पीएफयू जो कि पायरोकोकस फ्यूरिकस नाम का एक बैक्टीरिया होता है, उससे मिलता है। और जो लास्ट होता है वो होता है वेंट पॉलीमरेज, ठीक है। तो ये 3 टाइप के होते हैं। तो पहले हम टेक पॉलीमरेज का यूज़ करते थे। तो ये क्या होता है, ये हीट रेजिस्टेंट होता है, और ये वही है 5 to 3 डायरेक्शन में चेन को एक्सटेंड करने में हेल्प करता है। फिर हमने, अब साइंटिस्ट एक जगह तो बैठेंगे नहीं, वो कुछ बेटर की खोज में रहेंगे। फिर हमें पीएफयू मिला जो कि पायरोकोकस फ्यूरिकस पॉलीमरेज है। इसमें क्या होता है, ये क्या कर रहा है, अब ये न्यूक्लियोटाइड तो जोड़ ही रहा है यहाँ पे, पर ये एक और चीज़ कर रहा है, ये प्रूफ रीडिंग भी कर रहा है, ये भी चेक कर रहा है कि क्या जो मैंने न्यूक्लियोटाइड अटैच कर रहा हूँ क्या वो ठीक है या नहीं है, ठीक है। वेंट पॉलीमरेज भी ऐसा ही है, बस ये दोनों अलग अलग से मिलते हैं। ये थर्मोकोकस लेक्टोरियस से मिलता है और ये पायरोकोकस से मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना। टाइम की बात करें तो डीनेचुरेशन प्रोसेस अनवाइंडिंग जो होती है 15 सेकेंड से 2 या 3 मिनट के बीच में हो जाती है। जो एनिलिंग होती है जहाँ पे हम प्राइमर अटैच कर रहे हैं, तो प्राइमर के डायरेक्शन में लिखे यहाँ पे 3 to 5 डायरेक्शन में होता है, दोनों स्टैंड पे लगाते हैं, ऊपर वाले पे भी नीचे वाले पे भी। और ये भी 30 सेकेंड से 2 मिनट के बीच के अंदर हो जाता है। एक्सटेंशन जहाँ पे हम डीएनए पॉलीमरेज और डीएनटीज को अटैच करते हैं, तो यहाँ पे हमारा 30 सेकेंड से 2 मिनट लग जाता है। तो हमें हमारी पहली कॉपी जो होती है वो मिल जाती है 3 से 5 मिनट के अंदर, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है हमारा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के अंदर। अब आते हैं फिफ्थ कि अब हमको हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट की बहुत सारी कॉपीज़ भी मिल चुकी हैं। तो अब हम उसको वेक्टर के अंदर डालेंगे, ठीक है। जब हमें बहुत सारे मिल तो हम उस जीन को क्लोन करेंगे, उसी जीन की जो है उसकी क्लोनिंग करेंगे और उसे वेक्टर के अंदर डालेंगे, ठीक है। क्लोनिंग ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू वेक्टर, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको वेक्टर के अंदर डाल के उसे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे, उसको फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात है, सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है वेक्टर और प्लाज्मिड के बीच में। देखिए इन दोनों का सबसे बड़ा डिफरेंस आपको क्लियर करना है, तो याद रखना है कि एक बैक्टीरिया है मान लेते हैं, ठीक है। इसके पास अपना खुद का मेन जीनोम है, ठीक, जहाँ पे इसके न्यूक्लियस और क्रोमोसोम दोनों है इसके पास। पर इसी बैक्टीरिया के पास एक और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जीनोम होता है जो कि प्लाज्मिड होता है। ये क्या होता है, इसे कहते हैं हम प्लाज्मिड।
जो बैक्टीरिया के अंदर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जीन होता है, ये खुद से रेप्लिकेट करना जानता है, ये डबल सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है। पर ये मेन जीनोम से अलग पाया जाता है, हर बैक्टीरिया में नहीं मिलेगा बट किसी किसी में होता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा प्लाज्मिड, ठीक। अब इसी प्लाज्मिड को हम, इसके अंदर ना कुछ जीन्स होते हैं ऐसे, तो इसी प्लाज्मिड को साइंटिस्ट क्या करते हैं, इसको मॉडिफाइड कर लेते हैं, इसका मॉडिफाइड वर्जन, मतलब हमारे हिसाब से अब हम इसको यूज करेंगे, जैसा हमको चाहिए हम उसको वैसा बना देंगे और फिर हम उसको यूज कर लेंगे हमारे प्रोसेस के अंदर। तो अब अगर ये बैक्टीरिया के अंदर है तो ये प्लाज्मिड है, बट हमने इसको बाहर निकाल के इसको मॉडिफाई कर लिया, अपने तरीके से उसको बना लिया, तो वो बन जाता है वेक्टर, ठीक। तो ये दो मेन डिफरेंस है, आपको पता होना चाहिए। प्लाज्मिड वो होता है जो ऑटोनॉमसली, जो खुद से सेल्फ रेप्लिकेट करे, जिसको मेन जीनोम के ऊपर डिपेंड नहीं होता है, वो बैक्टीरिया के अंदर मिलता है। डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल का मतलब यही है, मेन जीनोम को छोड़ के अलग जगह में एक और प्रेजेंट है, उसको एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल बोल देते हैं, ठीक है। तो ये सर्कुलर डीएनए है जो कि क्रोमोसोमल न्यूक्लियस के बाहर पाया जाता है। तो ये होता है हमारा प्लाज्मिड। अब इसी प्लाज्मिड को आप बाहर निकाल लो, ठीक। इसी प्लाज्मिड को हमने निकाल लिया बाहर, इसको कर लिया मॉडिफाइड, ठीक है। इसमें हमने हमारे पसंद के रिस्ट्रिक्शन साइट, क्लोनिंग साइट्स और ये सब डाल दी, ठीक है। तो अब हम इसका जो है ये मॉडिफाइड जो प्लाज्मिड है हमारा आर्टिफिशियल, इसका हम यूज करेंगे इसको व्हीकल के तरीके से, मतलब कैरियर के तरीके से। अब इसमें हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है इसको अंदर डालेंगे और हमारे होस्ट के अंदर उसको, होस्ट सेल के अंदर उसको ट्रांसफर कर देंगे। तो ये चीज़ है। तो ये आर्टिफिशियल जो है मॉडिफाइड प्लाज्मिड, यही हमारा वेक्टर है। मैंने लिखा भी है यहाँ पे कि डीएनए को जो कैरी करेगा, दैट ट्रांसफर जीन इनटू द होस्ट सेल, हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को ये होस्ट सेल के अंदर लेके जाएगा, उसे हम वेक्टर बोलते हैं, ठीक। ये आर्टिफिशियल होता है, ये मॉडिफाइड प्लाज्मिड होता है जिसे हम लैब के अंदर मॉडिफाइड या फिर अपने इंटरेस्ट के हिसाब से बनाते हैं। इसका पर्पस क्या है, ये क्लोन करवा सकता है भाई, कॉपीज बना सकता है, एक्सप्रेशन करवा सकता है। जो जीन है, जो हमारा इंटरेस्ट ऑफ जीन है, अब उस जीन से प्रोटीन भी तो बनाना है हमें, तो वो क्या करेगा, इस वेक्टर से हम का वेक्टर का यूज करके उससे प्रोटीन बनाना भी शुरू करवा सकते हैं। एम्प्लीफिकेशन, कॉपी बना लो भाई, ठीक। वेक्टर्स की भी कॉपी बनती है, ठीक। तो ये रहा, तो ये वेक्टर प्लाज्मिड के बारे में था। अ वेक्टर इज अ डीएनए मॉलिक्यूल यूज्ड टू कैरी फॉरेन डीएनए, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको फॉरेन डीएनए बोला है यहाँ पे, इनटू द होस्ट सेल, होस्ट सेल के अंदर डाला जाएगा, ठीक। अब ये जो प्लाज्मिड है जिसके बारे में हमने इतनी बात करी, ये सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट्स के पास मिलता है। पर एक होता है 2 माइक्रोन प्लाज्मिड जो ईस्ट सेल के अंदर होता है, और ईस्ट हमारा यूकैरियोट है, तो ये इसका एक्सेप्शन है, तो इसे याद रखना, ठीक। अब मैंने बहुत सारे प्लाज्मिड्स के बारे में लिखा हुआ है अलग अलग टाइप से, कि सबसे पहला जो प्लाज्मिड है वो है एफ प्लाज्मिड। अब जो ये एफ प्लाज्मिड है इसका मतलब होता है फर्टिलिटी फैक्टर, ठीक। फर्टिलिटी फैक्टर मतलब क्या है, ये प्लाज्मिड जो है ये इस बैक्टीरिया की फर्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जिसके अंदर ये होगा उसको एफ प्लस बोल देंगे, उसको मेल बोलते हैं। जिसके अंदर नहीं होता, नेगेटिव होता है, उसे फीमेल बोलते हैं। और जब प्लस, एफ प्लस और एफ नेगेटिव दोनों आपस में ये ट्यूब बनाते हैं, कंजक्शन ट्यूब इसे बोलते हैं, उसके बाद क्या बन जाता है, इन दोनों के आपस में मिलने के बाद क्या बन जाता है भाई, वो दोनों ही पॉजिटिव हो जाएंगे। एफ मेल भी पॉजिटिव होगा, वो तो पहले से ही था, फीमेल भी पॉजिटिव हो जाएगा, उसके पास भी फर्टिलिटी प्लाज्मिड चला जाएगा, ठीक। ये बात ध्यान रखिएगा कि एफ प्लस और एफ नेगेटिव जब कॉन्जुगेशन करेंगे तो जो एफ नेगेटिव फीमेल थी वो भी एफ पॉजिटिव बन जाएगी, ठीक। ये एफ प्लाज्मिड होता है, ये फर्टिलिटी फैक्टर होता है जो कि उसकी फर्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बी होता है, एक होता है आर प्लाज्मिड, जिसे रेजिस्टेंट प्लाज्मिड बोलते हैं। इसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता है, मतलब वो एक एंटीबायोटिक से फाइट कर सकता है। तो एक ऐसी कोई भी एंटीबायोटिक जो हम यूज कर रहे हैं एक बैक्टीरिया को मारने के लिए, पर उसके अंदर एक रेजिस्टेंट प्लाज्मिड ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो वो उस एंटीबायोटिक को रेजिस्ट कर देगा और उसके अगेंस्ट यूज करेगा, मतलब उस एंटीबायोटिक को काम नहीं करने देगा। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट प्लाज्मिड है ये उस टाइप के जीन्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। ओके, सी टाइप है हमारा कोल प्लाज्मिड। कोल प्लाज्मिड का मतलब कोल यहाँ पे कोलिसीन है। कोलिसीन प्लाज्मिड होता है टॉक्सिन, मतलब ये एक ऐसा टॉक्सिक कंपाउंड को रिलीज करेगा जो कि दूसरे बैक्टीरिया को जान से मार सकता है, किल कर सकता है, ठीक। अगला है डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड।
अब डिग्रेडिव प्लाज्मिड क्या करता है कि ये ऐसे जीन्स बनाता है जो क्या है, कुछ कंपाउंड्स को डिग्रेड करते हैं, मतलब तोड़ दे, उसको खा जाए। ठीक, तो एग्जांपल के तौर में लिखा है जो टोल प्लाज्मिड होता है, जो कि ये ना आप सर्च करें ना, टोल प्लाज्मिड की पूरी डेफिनेशन वहाँ पे आपको मिल जाएगी नेट पे कि ये कौन से उसके अंदर मिलता है, तो बैक्टीरिया में आपको पता चल जाएगा। ये पर ये डिग्रेड क्या करता है, ये टोलिन और सैलिसिलिक एसिड, ये इन दोनों को क्या कर सकता है, डिग्रेड कर सकता है। ठीक, विर प्लाज्मिड जो है ये विरुलेंस, विर प्लाज्मिड मतलब ये पैथोजेनिसिटी, मतलब ये डिजीज कॉज करेगा होस्ट के अंदर, जिसके अंदर भी जाएगा वहां पे उसको बीमार कर देगा, तो इसे विरुलेंस बोलते हैं। प्रोवाइड पैथोजेनिसिटी टू होस्ट, होस्ट को बीमार कर सकता है। अब एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा है इसमें कि विर प्लाज्मिड की एग्जाम्पल क्या है, एक तो होता है भाई टीआई प्लाज्मिड, ये जो है ये क्राउन फॉल डिसीज करता है प्लांट्स के अंदर। एक होता है आरआई प्लाज्मिड भी, ये हैरी रूट डिसीज ऑफ डाइकॉट, डाइकॉट प्लांट्स के अंदर उनमें हैरी रूट डिसीज कॉज करता है। तो ये दो होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, अब बात करते हैं क्लोनिंग वेक्टर। भाई क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है, क्लोनिंग वेक्टर वही मॉडिफाइड प्लाज्मिड होता है जो कि क्या है, हमारे डिजायर जीन्स को क्लोन करवाएगा। ठीक है, उसकी क्लोनिंग करवाएगा, मतलब उसकी कॉपी करवाएगा। तो अब बात करते हैं कि एक गुड क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है। ठीक, हम मेनली क्लोनिंग वेक्टर का ही यूज करते हैं इस प्रोसेस में जो हम कर रहे हैं बायोटेक में। तो क्लोनिंग वेक्टर एक सबसे बेस्ट वेक्टर वो होगा जो बहुत ही छोटा होगा, वो वेक्टर जो स्मॉल हो, उसके पास अपना एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो जहाँ से वो रेप्लिकेट कर सके, और जो सपोर्ट करे हाई कॉपी नंबर, मतलब जो डिजायर जीन की ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी बना सके। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि एक ही बना के छोड़ दे, नहीं भाई, जो ज़्यादा ज़्यादा बना सके, ज़्यादा प्रोड्यूस कर सके। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम क्लोन ही तो कर रहे हैं। अब वो क्लोनिंग ही कम होगी तो फिर फ़ायदा क्या होगा उसका, तो इसलिए वो वेक्टर स्मॉल होना चाहिए और उसके पास अपना खुद का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होनी चाहिए, और वो सपोर्ट करे ज़्यादा कॉपी बनाने को। ठीक, थर्ड जो होता है वो होता है इसकी जो रिस्ट्रिक्शन साइट्स होती हैं। ठीक है, जिसे मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स भी बोलते हैं। ये क्या होता है, इसके अंदर मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स होनी चाहिए अलग अलग रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए। अब इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है, मान लो ये हमारा वेक्टर है। ठीक ठीक है, हमारा वेक्टर है। अब ये इसकी क्लोनिंग साइट है, तो इसके अंदर सिर्फ ये साइड नहीं, इसके अंदर बहुत सारी होनी चाहिए। मान लो ये भी है, मल्टीपल क्लोनिंग साइट हो, यहाँ पे भी हम अपना डिजायर जीन डाल सकते हैं, यहाँ भी हम अपना डिजायर जीन डाल सकते हैं, तो इतनी सारी क्लोनिंग साइट्स हो जाएंगी। और डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए, ऐसा नहीं कि इस क्लोनिंग साइट को सिर्फ एक ही एंडोन्यूक्लियस तोड़ पा रहा है। ठीक, अगर वो एक तोड़ पा रहा है इसको, तो फिर इसको कोई दूसरा तोड़ दे, तो इसको कोई दूसरा तोड़ दे, इसको कोई दूसरा तोड़ दे, तो मतलब ऐसा होना चाहिए। ठीक है, ब्रेक करने के लिए तो एक मल्टीपल क्लोनिंग साइड हो एक ही वेक्टर के अंदर, और फिर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस भी अलग अलग हो। ठीक है, डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक ही वेक्टर के ऊपर काम करे और उसे ब्रेक करे। एक इसको कर रहा है तो दूसरा इसको कर दे, तीसरा इसको कर दे, चौथा इसको कर दे। ऐसा नहीं है कि एक ही कर रहा है सिर्फ, नहीं, अलग अलग कर सके। फोर्थ क्या है, फोर्थ कह रहा है एक रिस्ट्रिक्शन साइट हो फॉर स्पेसिफिक एंडोन्यूक्लियस। मतलब अगर मान लेते हैं जो ई कोली R1 जो हमने पढ़ा था एंडोन्यूक्लियस, ठीक है, वो इसको कर रहा है तो वो सिर्फ एक को ही करे। ठीक, इसको कर रहा है तो वो सिर्फ इसी को करे। ऐसा नहीं है कि इसकी दो दो साइड बना दी हमने कि इस यहाँ पे भी कर रहा है और यहाँ पे भी कर रहा है। अगर ये ऐसा करेगा तो वेक्टर तो दो पीस में टूट जाएगा, ऐसा तो हमें चाहिए ही नहीं। ठीक, तो क्या होना चाहिए, पहली चीज मल्टीपल क्लोनिंग साइड होनी चाहिए, 1 2 3 4 अलग अलग क्लोनिंग साइड है, अलग अलग रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस भी हम यहाँ पे काम कर सकें, सिर्फ एक नहीं, एंडोन्यूक्लियस बहुत सारे हों जो उसको कट कर सकें। ठीक है, पर एक चीज एक होनी चाहिए कि एक एंडोन्यूक्लियस सिर्फ एक ही साइड को कट करेगा। ठीक, अगर वो ज्यादा को कट करेगा तो वहां पे उसकी फ्रेगमेंटेशन हो जाएगी और वेक्टर दो हिस्सों में टूट जाएगा, और ऐसा हमें नहीं चाहिए। तो आपको समझ में आ गया, ये कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं गुड क्लोनिंग वेक्टर की। अगला है भाई सेलेक्टेबल मार्कर जीन्स। कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो सिलेक्टेबल मार्कर जीन्स होते हैं। ठीक, यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा डिजायर जीन जो है वो वेक्टर के अंदर जा चुका है। ठीक, अगर डिजायर जीन वेक्टर के अंदर लग गया है तो उसको हम रिकॉम्बिनेंट बोलते हैं, और अगर डिजायर जीन वेक्टर के अंदर नहीं गया है तो उसे हम नॉन रिकॉम्बिनेंट बोलते हैं। ठीक है,
तो अब इसको जानने के लिए हमें सिलेक्टेबल मार्कर जीन्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है, कि भाई हमें जो चाहिए, हम जो क्लोनिंग कर रहे हैं, क्या वो वेक्टर रिकॉम्बिनेंट है या नॉन रिकॉम्बिनेंट है, तो उसके लिए हम सिलेक्टेबल मार्कर जीन्स का यूज करते हैं। तो एक सिलेक्टेबल मार्कर है जिसको हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन बोलते हैं, उसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है जो कि उस एंटीबायोटिक से बैक्टीरिया को जिंदा रखता है, उसका अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो वो सरवाइव करेगा, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे, अब हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ये हमारा वेक्टर है जिसको PBR322 बोलते हैं, ठीक। P का मतलब प्लाज्मिड है, BR मतलब जिसने इसको डिस्कवर किया उसके नेम पे बनाया गया, तो 322 ये अपने हिसाब से इन्होंने रखा है। उसको बोलते हैं, यहाँ पे मैं लिखा है मॉडिफाइड सी, मतलब मॉडिफाइड क्लोनिंग वेक्टर है ये, प्लाज्मिड से बाहर निकाल लिया, मतलब लैब में इसको वो कर दिया गया है। इसके अंदर 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होते हैं, एक एम्पीफिलिन आर होता है और एक टेट्रासाइक्लिन आर होता है। अब इसके अंदर 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होते हैं, एक एम्पीफिलिन और टेट्रासाइक्लिन। ये इन दोनों को ही, इस दोनों एंटीबायोटिक से सेफ रखता है, बैक्टीरिया को मरने नहीं देता। तो हमने क्या किया, मान लो ये हमारा वेक्टर है, ठीक। अब क्या होता है कि इधर हमारा T वाला है टेट्रासाइक्लिन के लिए, और ये वाली जो साइड है ये हमारी है एम्पीफिलिन के लिए, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 एंडोन्यूक्लियस साइड भी साइंटिस्ट ने बना दी, मतलब जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वो यहाँ पे कट कर सकते हैं इसी के अंदर ही, इसी जीन के अंदर ऐसे। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम वेक्टर को डालेंगे ट्यूब के अंदर। किसके अंदर डालेंगे, ट्यूब के अंदर डाला, बहुत सारे डाल दिए ऐसे ही, ठीक। अब हमने अपना डिजायर जीन डाला, ये डाला हमने अपना डिजायर जीन इसके अंदर। अब क्या होगा भाई, अब ये डिजायर जीन जो है, अब इसके साथ जो हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डाल रहे हैं, जिसका पता है कि हमें यहाँ पे कट करेगा, जो टाइप का हमने बनाया है, तो वो एंडोन्यूक्लियस भी हमने इसके अंदर डाल दिया, ठीक। तो वो एंडोन्यूक्लियस जाके यहाँ पे कट कर देगा, यहाँ पे कट कर देगा, तो यहाँ पे हमारा जो डिजायर जीन था वो अटैच हो जाएगा। तो क्या होगा, जो यहाँ पे है, यहाँ पे क्या था, हमारा एम्पीफिलिन था, एम्पीफिलिन का इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो जाएगा। मतलब क्या है कि अब ये रेजिस्टेंट नहीं रहा, ये जीन जो है ये अपना प्रोटीन बनाना बंद कर चुका है। तो एम्पीफिलिन अगर अब ये एम्पीफिलिन जीन जो है ये बंद हो गया है, इसका इनएक्टिवेशन हो चुका है। तो जब हम ये वाली मेडिसिन, ये वाला वो डालेंगे, एंटीबायोटिक डालेंगे, तो ये तो उसको प्रोटेक्ट ही नहीं कर पाएगा बैक्टीरिया को, तो ये वाला तो मर जाएगा फिर, ठीक। सेम ऐसा ही करेंगे, यहाँ वाला जो एंडोन्यूक्लियस था वो भी यहाँ पे डाल देंगे, और हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा। इंसर्ट होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन का भी इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो जाएगा, और जैसे ही ये होगा, अब ये वाला भी वो प्रोटीन बनाना बंद कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि अब ये वेक्टर जो है, जब हम इसको उठा के उस एंटीबायोटिक के अंदर डालेंगे, जो दोनों थे हमारे, वो दोनों में ही काम नहीं करेगा, और ये उनकी क्या हो जाएगी भाई, ये डेथ हो जाएगी, उस बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी, ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट को देखने का तरीका क्या है कि अगर वेक्टर दोनों पे ही सरवाइव कर गया, अब अगर दोनों पे ही कर गया तो मतलब क्या है कि इनएक्टिवेशन इन दोनों का नहीं हुआ है, प्रोटीन बन रहा है बैक्टीरिया के, उस एंटीबायोटिक के खिलाफ बैक्टीरिया में प्रोटीन बन रहे हैं और वो लड़ रहे हैं, तो वो दोनों तो वो नॉन रिकॉम्बिनेंट है। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो है जीन ऑफ इंटरेस्ट का लाइगेशन दोनों में से किसी पे भी नहीं हुआ, ठीक। वो नॉन रिकॉम्बिनेंट है, वेक्टर जैसा था वैसे का वैसा ही है, उसमें कुछ बदलाव नहीं हुआ, उसका ओरिजिनल डीएनए ओरिजिनल ही है, उसमें हमारा फॉरेन डीएनए जो था वो नहीं डला है, ठीक। अब ऐसा भी हो सकता है, अब हम क्या करेंगे, उसी वेक्टर को क्या करेंगे, एक एंटीबायोटिक मेडिसिन में डालेंगे, सिर्फ एक, ठीक, सॉरी एक में डालेंगे, मतलब वो सिर्फ एक ही एंटीबायोटिक मेडिसिन पे सर्वाइव कर सका। मान लेते हैं वो टी पे सर्वाइव कर पाया पर ए पे नहीं कर पाया, तो ए पे नहीं कर पाया और टी पे कर पाया, तो मतलब क्या है कि लाइगेशन सिर्फ एक ही रीजन में हुआ, ठीक है ना, तो ये मतलब हुआ। तो ऐसे करके हम देख लेते हैं, अगर वो दोनों पे ही सर्वाइव नहीं कर पाया तो फिर लाइगेशन दोनों पे हो गया, ठीक है। तो ऐसे करके हम देख लेते हैं कि हमारा रिकॉम्बिनेंट कौन सा है और नॉन रिकॉम्बिनेंट कौन सा है। तो यहाँ पे मैंने बस एक डिफरेंस लिखा, डिस्टिंग्विश किया है दोनों में, कि रिकॉम्बिनेंट वो है जिसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल था वो कंबाइन हो जाता है, ठीक, जो कि
अब जो वेक्टर है उसके पास डिफरेंट जीनोटाइप और फिनोटाइप है। अब डिफरेंट कैसे है, पहले वो इसके उस एंटीबायोटिक के खिलाफ उसको रेजिस्ट कर रहा था, जीन ऑफ इंटरेस्ट डलने के बाद नहीं कर पा रहा है, तो चेंज आ गया ना, देखो फिनोटाइप में भी चेंज आ गया और जीनोटाइप में भी चेंज आ गया, बदलाव हो गया। ठीक, किससे अलग होगा ये जीनोटाइप फिनोटाइप? नॉन रिकॉम्बिनेंट से। नॉन रिकॉम्बिनेंट तो वही ओरिजिनल वेक्टर है जिसमें दोनों पे वो सर्वाइव कर लेगा, कोई लाइगेशन नहीं हुआ है हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट का और कुछ नहीं बदला। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि हम कैसे रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट के बीच में पता करते हैं कि ये वेक्टर जो है इसके अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट डल चुका है, ये रिकॉम्बिनेंट बन चुका है, यहाँ पे डीएनए के लेवल पे मॉडिफिकेशन हो चुकी है, तो वो ऐसे पता किया जाता है। एक और होता है, एक और एग्जांपल की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन की बात की थी, अब यहाँ पे एक ऐसे जीन की बात करेंगे जो एंजाइम को प्रोड्यूस करता है। तो इसमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा रिकॉम्बिनेंट है कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट है? तो वो ऐसे है, ये प्लाज्मिड जो है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में बनाया गया था, ठीक है, जिसको हम लैक-जेड जीन बोलते हैं, जो कि बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम बनाता है। ठीक है, ये हमारा वेक्टर है, तो सॉरी प्लाज्मिड है। तो यहाँ पे हम सिलेक्शन करेंगे रिकॉम्बिनेंट से, रिकॉम्बिनेंट का सिलेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक क्रोमोजेनिक सब्सटेंस जिसको हम एक्सकेल बोलते हैं उसका यूज करते हैं, जो कि कलरलेस होता है। ठीक, और जैसे ही ये हमारे इस एंजाइम से मिलता है, ठीक, जो हमारा बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम है, तो उस एंजाइम को ब्लू कलर दे देता है। समझ में आ गया? तो ये क्या होता है कि ये जो क्रोमोजेनिक सब्सटेंस एक्सकेल है, जब ये हमारा एंजाइम बनेगा तो उसके साथ मिलेगा, तो उसको मिलके ये एंजाइम को ब्लू कलर में चेंज कर देगा। ठीक है, तो अब केस दो हो सकते हैं कि या तो हमें ब्लू कलर मिल सकता है और या हमें व्हाइट कलर मिल सकता है। ब्लू कलर मिलने का मतलब क्या है? लाइगेशन नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है भाई? मैंने आपको ऊपर बताया था लाइगेशन तब होगा, मान लेते हैं ये था। ठीक, तो लाइगेशन तो तब होगा जब क्या करेगा कि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट उस जो हमारा जीन है उस लैग जीन के अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट हो गया। इंसर्ट का मतलब क्या है कि वहाँ पे इंसर्शन इनएक्टिवेशन हो गई है, और जब उस जीन के अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट गया और उसकी इंसर्शन इनएक्टिवेशन हुई, मतलब उसने काम करना बंद कर दिया, और काम करना ही बंद कर दिया तो एंजाइम ही नहीं बनेगा भाई। और जब एंजाइम नहीं बनेगा तो ब्लू कलर आया कैसे? ठीक, ब्लू कलर तो तब आएगा जब एंजाइम बनेगा और वो एंजाइम हमारे एक्स गैल के साथ मिक्सअप होगा, तब जाके ब्लू कलर मिलेगा। तो ब्लू कलर का मतलब क्या है कि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो लैक-जेड जीन के साथ कंबाइन नहीं हुआ है, क्योंकि अगर कंबाइन हो जाता, अगर लाइगेशन हो जाती तो व्हाइट कलर देता। क्यों देता व्हाइट कलर? मैंने आपको बता दिया, अगर लग जाता तो वो उस जीन को स्टॉप कर देता, उसकी इनएक्टिवेशन करा देता। इनएक्टिवेशन होती तो वहाँ पे कोई एंजाइम बनता ही नहीं, और एंजाइम नहीं बनता तो वो कलरलेस है। कलरलेस तो मतलब क्या होगा? व्हाइट कलर आ गया। समझ में आया? तो ये रिकॉम्बिनेंट था, और जो ब्लू कलर दे रहा है वो नॉन रिकॉम्बिनेंट है। वहाँ पे डीएनए के जीन के अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट का लाइगेशन नहीं हुआ। ठीक है, तो 6 स्टेप में ये मैंने आपको बता ही दिया। 6 स्टेप में हमने क्या किया, रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से सेलेक्ट किया है, उसको सिलेक्टेबल मार्कर्स का इस्तेमाल करिए। सब मार्कर्स थे, ठीक, जो मैंने आपको ऊपर बताया, एंटीबायोटिक मेडिसिन वाला भी और ये जो लैक-जेड जीन वाला, ये मार्कर्स का काम है। अब हम कुछ वेक्टर्स यूज करते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया कौन कौन से थे, ये दोनों हमने अभी एग्जाम्पल के तौर पे बताया। ये वेक्टर होते हैं भाई किसके लिए? ई कोली के लिए, बैक्टीरिया के लिए। फायरफ्लाई के लिए भी एक होता है, फायरफ्लाई के लिए ल्यूसीफेरस एनकोडिंग वेक्टर होता है, जो कि क्या करता है, ये लूसीफेरिन जो है ये बनाता है। ठीक, इसने इसको प्रोड्यूस किया इस वेक्टर ने। अगर ये प्रोड्यूस कर रहा है तो एमिशन ऑफ लाइट होगी, तो ये तो नॉर्मल है, ये तो पता चल गया हमको। अब हम इसके अंदर, जब इस वेक्टर के अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट डालेंगे तो क्या होना चाहिए, ये जो है एनकोडिंग बंद हो जानी चाहिए, जिससे ये नहीं बनना चाहिए, और नहीं बनना चाहिए तो एमिशन ऑफ लाइट भी नहीं होनी चाहिए। तब हमको पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जा चुका है, ये हमारा रिकॉम्बिनेंट है। ठीक, मैमल्स के लिए हम रेट्रोवायरल वेक्टर का यूज करते हैं। डोर्सोफिला के लिए ये फायरफ्लाई है और ये फ्रूट फ्लाई, दोनों में फर्क याद रखना। इसके लिए हम पी एलिमेंट ट्रांसपोजोन्स का यूज करते हैं। ये जो है हमारा एक और चीज मैंने लिखी है कि जो बीसीए होता है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, और वाईसीए होता है जो ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम होता है, ये बहुत ही लार्ज डीएनए फ्रेगमेंट्स के लिए यूज किया जाता है। जो शटल वेक्टर्स होते हैं वो 2-2 होस्ट में काम कर लेते हैं।
ये यूकैरियोट्स के लिए भी यूज़ हो जाता है और प्रोकैरियोट्स के लिए भी यूज़ हो जाता है, ठीक है। तो और एक्सप्रेशन वेक्टर्स कौन से होते हैं भाई, जो हमारे जीन के कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर दे, मतलब हमारे प्रोटीन का प्रोडक्शन करा दे, जो जीन है वो एक्सप्रेस हो रहा है वेक्टर के अंदर और प्रोटीन बन रहा है, तो उसी को एक्सप्रेशन वेक्टर बोलते हैं। रिवीजन के लिए मैंने लिखा है वेक्टर क्या है, जो डीएनए को कैरी करेगा। क्लोनिंग वेक्टर जो क्या है, वो जो कॉपी बनाएगा उस वेक्टर के साथ, जीन के अंदर जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है हमारे जीन की कॉपी करेगा, ठीक है। टाइप्स मैंने बता दिए, प्लाज्मिड होता है, फेज होता है, कॉस्मिड होते हैं, BCA YCA होता है। टाइप्स के बारे में मैंने आपको नहीं बताया, बट आप इतना याद रख लो कि किस किस टाइप के प्लाज्मिड होते हैं, ठीक है। तो टाइप्स में हमारे प्लाज्मिड तो हम पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। इधर सारे सबसे हम क्या पढ़ रहे हैं, प्लाज्मिड ही पढ़ रहे हैं। एक फेज भी होता है, एक कॉस्मिड होता है, कॉस्मिड मैंने यहाँ पे लिखा है। BCA और YCA के बारे में आपको बता चुकी हूँ। तो ये कुछ टाइप्स ऑफ होते हैं वेक्टर्स, ठीक। इसको हम वेक्टर के तौर पे यूज कर सकते हैं। फीचर्स क्या है भाई, बताया, ओरिजिन होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, मार्कर्स होने चाहिए, ठीक। MCA मतलब मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स होनी चाहिए, डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए यूज होना चाहिए, पर एक एंडोन्यूक्लियस के लिए सिर्फ एक ही साइट होनी चाहिए उसके कट करने के लिए। एग्जाम्पल्स के तौर पे ये मैंने आपको बता दे प्लाज्मिड के। BCA मैंने आपको ऊपर बताया, बैक्टीरिया के लार्ज जीन के लिए होता है। YCA जो होता है वो ईस्ट वेरी लार्ज DNA के लिए यूज होता है। MCA भी एक होता है जिसको हम ममेलियन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम बोलते हैं। ये भी एक प्लाज्मिड है जो कि किसके साथ होता है, टीलोमर के साथ होता है, ठीक। एंड सेंट्रोमर ऑफ मैमल, ठीक है। सेंट्रोमर से मैमल्स के साथ होता है। ये ट्रांसजेनिक मॉडल और जीन थेरेपी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो MCA है ये इससे मिलके बना है, प्लाज्मिड, टीलोमर और सेंट्रोमर ऑफ मैमल, ठीक है ना। शटल वेक्टर दो होस्ट के लिए यूज होकर, मैंने बता दिया। एक्सप्रेशन वेक्टर जो प्रोटीन की प्रोडक्शन करवाएगा, ये बता दिया। कॉस्मिड क्या होता है, ये भाई हाइब्रिड होता है क्लोनिंग वेक्टर का, जो कि क्या कर रहा है, कंबाइन कर रहा है एक बैक्टीरियल प्लाज्मिड को विद कोस साइट ऑफ लैम्डा बैक्टीरियोफेज। एक लैम्डा बैक्टीरियोफेज की कोस साइट होती है, उसके साथ ये बैक्टीरियल प्लाज्मिड को कंबाइन कर देगा। इसके बाद हम डिजाइन कर सकते हैं क्लोनिंग लार्ज DNA फ्रेगमेंट, बहुत सारी मतलब बहुत बड़ी बड़ी DNA फ्रेगमेंट्स को क्लोन करने के लिए फिर हम इसको यूज कर सकते हैं, और हमारी जीनोमिक लाइब्रेरी जो हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स में पढ़ते हैं हम उसको अपने तरीके से बिल्ड कर लेंगे, ठीक। अगर पूछा जाए आपसे कि लार्ज DNA फ्रेगमेंट्स के लिए क्या क्या यूज होता है, तो आप कॉस्मिड बोल सकते हैं, आप BCA बोल सकते हैं, आप YCA बोल सकते हैं, आप MCA बोल सकते हैं। तो ये चारों जो होते हैं बड़े बड़े लार्ज DNA फ्रेगमेंट्स के लिए यूज होते हैं, ठीक। अगर आपसे पूछा जाए ट्रांसजेनिक मॉडल और जीन थेरेपी के लिए कौन सा यूज होता है, तो याद रख लीजिएगा ममेलियन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम यूज होता है, ठीक।